नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक नाउ पर। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एंड दिस इज मी कुमार पंकज। और आप आज देखने वाले हैं हमारे साथ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पे एक वीडियो बना दीजिए, तो उसी को मैं लेके आया हूं आपके लिए। और मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ इंक्लूड किया है सारे आर्थिक सर्वेक्षण में से, जो भी मुझे लगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको जाननी चाहिए, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ उन चीज़ों को ही मैंने, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से आपको मॉक क्वेश्चंस भी बनाऊं तो वो भी बताइएगा। हालांकि मैंने बना दिया है एक मॉक ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपको लगता है स्पेशल मॉक इससे बनाया जाना चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आप अभी मेरे मॉक नहीं देख रहे हैं तो मॉक टेस्ट देखिए, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। जो लोग देख रहे हैं वो मुझे बताते हैं कि उनको बहुत पसंद आते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं सर्वे की खास बातें कि क्या खास बातें हैं इस सर्वे में। जो आर्थिक सर्वे हुआ है, उप मुख्यमंत्री ने पेश किया है ये आर्थिक सर्वेक्षण, सबसे पहली बात है। और ये 14वां आर्थिक सर्वेक्षण है, तो ये याद रखिएगा, उप मुख्यमंत्री ने पेश किया ये आर्थिक सर्वेक्षण, पहली बात हो गई। दूसरी बात है प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। पिछले वर्षों की तुलना में जो पर कैपिटा इनकम है इसमें इजाफा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है बिहार राज्य के लिए, वहाँ के व्यक्तियों के लिए, वहाँ के सामाजिक या समावेशी विकास के लिए, कि पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुई है पिछले वर्षों में। और अगली बात क्या है कि राजस्व प्राप्ति में भी वृद्धि हुई है। तो ये आप जानते हैं, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होने से पूंजीगत हम पे जो व्यय है वो बढ़ता नहीं है, यानी कि लायबिलिटी जो होती है हमारी वो बढ़ती नहीं है। तो राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है, ये भी अच्छी बात है। अंडा मछली उत्पादन भी बढ़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो ये मान लीजिए सार है पूरे बजट का, अब इसमें डिटेल्ड हम अभी देखेंगे आगे, लेकिन मैंने सार यहाँ पे बता दिया कि सर्वे की खास बातें क्या है। इन्हीं को फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी आगे। उद्योगों ने सर्वाधिक रोजगार दिए हैं, किस किस उद्योग ने कितने रोजगार दिए हैं हम देखेंगे। इस सब चीजों को भी अभी आगे आप सब चीज पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो पक्की सड़कें बढ़ गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें बढ़ने के बाद बिहार का कौन सा स्थान हो गया है, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। वाहन निबंधन और राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत में इजाफा हुआ है, ये बहुत हाईलाइट किया गया है इस बार बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो इस पॉइंट को बार बार बोला गया है, बिजली खपत में इजाफा हुआ है, इतनी हो जाएगी, इतना और हो रहा है। तो इस पॉइंट को भी हम देखेंगे क्या है इसके बारे में। स्कूलों में जो बढ़ रही है विद्यार्थियों की संख्या, तो आप जानते हैं साक्षरता के मामले में बिहार की स्थिति बड़ी ही निम्न कोटि की रही है और बहुत पिछड़ा हुआ है बिहार राज्य विद्यार्थियों की और साक्षरता की स्थिति के मामले में। तो इसमें विद्यार्थियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और आर्थिक सर्वेक्षण में ये बोला गया है कि इसके मामले में, छात्रों की संख्या के मामले में एक संतोषजनक स्थिति तक बिहार राज्य पहुंचा है। तो ये देखेंगे आगे अभी क्या होता है इन सब चीज़ों में। अगली बात है साक्षरता दर में लगाई ऊंची छलांग। हाँ, तो वही बात फिर से आई है, विद्यार्थियों ने यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। प्राथमिक माध्यमिक क्षेत्रों में ये जो स्तर हैं, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, इनमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, साक्षरता दर में ऊंची छलांग लगाई है। तो अभी हम ऐसा कह सकते हैं मोटा मोटा तौर पे कि साक्षरता की जो स्थिति है अब संतोषजनक कही जा सकती है, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इसको हम देखेंगे आगे। बिहार में घट रहा है युवा आबादी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहा है। इस पॉइंट को आप याद रखिए कि बिहार में जो युवाओं की आबादी है वो काफ़ी कम हो रही है साल दर साल, जो इस आर्थिक सर्वेक्षण में इसमें ऐसा हाईलाइट भी किया गया है। और वृद्धों की, जो 60 से ज़्यादा उम्र के एज ग्रुप के लोग हैं, उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है बिहार में। तो ये एक पॉइंट रहा, हाईलाइटेड पॉइंट था। आगे देखते हैं, शहरीकरण में बिहार सबसे पीछे है। तो ये आप जानते ही हैं, स्थिति बड़ी निम्न है शहरीकरण में बिहार की। अभी मैं एक
जनसंख्या पे, जनगणना पे वीडियो बनाने वाला हूँ, सेंसस पे, तो उसमें भी मैं इस पॉइंट का चर्चा करूंगा विस्तृत तरीके से, तो आप वहाँ भी इसको देखेंगे। सड़कों के मामले में चौथे नंबर पर बिहार आ गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5वें नंबर पे बिहार था, अब चौथे नंबर पे आ गया है सड़कों के मामले में, तो ये एक हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे आप मान के चलिए। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी है कि सड़कों के मामले में चौथे नंबर पर बिहार आ चुका है। जीडीपी में बढ़ रहा है खेती का योगदान, तो ये खेती का योगदान 20% के आसपास जीडीपी में खेती का पहुंचा है बिहार में, जो कि स्थिति कही जा सकती है कि संतोषजनक है। बहुत अच्छी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार भी कृषि प्रधान राज्य ही है, और वहाँ पे 20% इस तरह खेती में लोगों का योगदान, जबकि लोग इसमें लगे हुए बहुत ज़्यादा होते हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा इसमें लगे रहते हैं। 20% है अभी जीडीपी में बिहार की में खेती का योगदान। खेतों को दोगुनी मिल रही है बिजली, तो देखो बिजली पे हमने 3 पॉइंट देखे, इस पे बहुत ज़्यादा पॉइंट बनाए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, और इस पे हम एक यहाँ से ये आइडिया हमको लग जाता है मोटा मोटा कि हो सकता है इस बार कोई करंट का टॉपिक, यानी कि कोई योजना पूछ सकता है बिजली से संबंधित, कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। बाकी अभी तो पेपर बताएगा कि क्या है, मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बिजली से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है बिहार में, तो इसको मैं अपने हिसाब से हाईलाइटेड रखूंगा। 13.6 हजार करोड़ से बढ़ेगी सिंचाई क्षमता, तो ये भी कृषि से संबंधित है, सिंचाई, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट पे कि यहाँ जीडीपी में खेती का योगदान बढ़ा है, और वर्तमान सरकार इसमें अपनी पूरी क्षमताएं बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसलिए 13.6 हजार करोड़ रुपए इसमें सरकार ने दिए हैं सिंचाई के लिए, जो कि एक पॉइंट रह सकता है। त्रिस्तरीय पंचायतों में खर्च का पैटर्न नहीं, इस बात को उठाया गया आर्थिक सर्वेक्षण में कि जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होता है उसमें जो खर्च होता है उसका कोई व्यवस्थित पैटर्न नहीं है बिहार में, फिर भी इस पे कुछ पैसे खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि एक पैटर्न होना बहुत आवश्यक है, वो नहीं है पैटर्न, इस पे बात उठी है, और उसमें कुछ दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं कि कितना खर्च हुआ है, तो वो सब देखेंगे। और जल जीवन हरियाली योजना, इसको आप बात याद रखिएगा, ये इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में इस पे विशेष ध्यान दिया गया। जल जीवन हरियाली योजना, ग्रीन बजट भी इस बार का बोला गया, बिहार का पहला ऐसा राज्य बना बिहार जिसने ग्रीन बजट पेश किया। और जल जीवन हरियाली योजना भी उसी से संबंधित है कि जो खेत की मेड़ें होती हैं उस पे पेड़ लगाने के लिए राज्य सरकार पैसे दे रही है, और ये जल जीवन हरियाली योजना, इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर आपको लगता है योजनाओं पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा डीपली। तो ये इसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट थे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें कि इसके बारे में क्या है। तो 14वें आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट है, जिसे उप मुख्यमंत्री ने पेश किया, तो आप इसके बारे में याद रखिए। 14वां आर्थिक सर्वेक्षण था ये, 2019-20 की रिपोर्ट, 14वां आर्थिक सर्वेक्षण, पहली बात। दूसरी बात, रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ष 2018-19 में, क्योंकि हम 19-20 का देख रहे हैं, तो 18-19 के आंकड़े ही पिछले वर्ष के आंकड़े होते हैं, क्योंकि किसमें बजट, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये पिछले एक वर्ष में जो सरकार की उपलब्धि रही है उनका विवरण होता है इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में, और जो बजट होता है उसमें अनुमान होते हैं आगामी वर्ष के। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि पिछले वर्ष हमने क्या उपलब्धियां हासिल की सरकार ने, वो आर्थिक सर्वेक्षण कहलाता है, और हम आने वाले समय में, आने वाले एक साल में कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं, ये वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है या बजट कहलाता है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी है, 10.53%। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018-19 में कितनी रही है दोस्तों, 10.53% रही है, और वर्तमान मूल्य पे यानी करंट जो रेट है उस पर कितनी रही है, 15.01। तो करंट प्राइस पे कितनी है, 15.01, और जो फिक्स्ड प्राइस है उस पे कितनी है, 10.53। ये याद रखिएगा। स्थिर मूल्य पर 10.53%, और वर्तमान मूल्य पर 15.01%। तो जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट किया है, आप इनको याद रख लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको रिवाइज जरूर करिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोबारा,
क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें से आपको अगर क्वेश्चन नहीं मिला तो आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो इसमें से ही मिलेगा। मैंने सारे पॉइंट को इंक्लूड किया है, माफ कीजिएगा। अगला पॉइंट है, इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुल 14 अध्याय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने अध्याय हैं इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दोस्तों? 14 अध्याय हैं। उनमें 2 अध्याय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा ई शासन पहली बार शामिल किए गए हैं। तो इसमें क्या बात समझ में आई कि इसमें 14 अध्याय हैं, जिसमें 2 अध्याय नए जोड़े गए हैं। कौन कौन से नए जोड़े गए हैं? एक जोड़ा गया है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, और दूसरा कौन सा जोड़ा गया है? ई शासन यानी ई गवर्नेंस। कौन सा जोड़ा गया है दोस्तों? ई गवर्नेंस। और एक कौन सा जोड़ा गया है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। तो ये 2 जोड़े गए हैं, 14 टोटल हैं, जिसमें 2 जोड़े गए हैं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और ई शासन। ठीक है, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और इनसे ही क्वेश्चन बनेगा। अगली बात कही गई है कि 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी वर्तमान मूल्य पर जो एसडीजी कहते हैं, क्या कहते हैं? एसडीजी, ठीक है, माफ कीजिएगा, एसजीडीपी स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ जीडीपी काउंट करते हैं, देश की सेंट्रल की जो होती है उसको क्या कहलाते हैं? जीडीपी कहलाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। क्या कहते हैं? सकल राज्य। ये अगर इसको बोलेंगे तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और इसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है बिहार का, वो कितना है? 5,57,490 करोड़। कितना है? सही बोल रहा हूं मैं? 5,57,490 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 5,57,490 करोड़ रुपए है। कितना? 5,57,490 करोड़ रुपए। कितना? बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है। तो आप इसको आंकड़े को ज्यों का त्यों याद रखिएगा, ये आंकड़ों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सीधे सीधे आंकड़ों से क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार का पेपर आप उठा के देखेंगे तो बजट से सीधा आंकड़े पूछे गए थे। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आंकड़े से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बिहार में, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 5,57,490 करोड़ रुपए, और स्थिर मूल्य पर कितना है? 3,94,350 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना? 3,94,350 करोड़ रुपए। तो इन दोनों डेटाओं को आप याद रखिए। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब कुछ डेटा, कुछ योजनाएं, यही सब होता है कि कितनी उपलब्धियां रही हैं। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए, चीजें समझ आ जाएंगी। फिर वहां आपको आंकड़ा जैसे ही सामने आएगा प्रत्यक्षतः आपको प्रदर्शित हो जाएगा अपने चक्षुओं के सामने। ठीक है, तो 2018-19 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितनी है? देखिए, प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करना मैं भूल गया हूं इसको। 47,641 रुपए। ये क्या है? पर कैपिटा इनकम सकल राज्य घरेलू उत्पाद पे वर्तमान मूल्य के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो ये कितनी है? 47,641 रुपए। और स्थिर मूल्य पर कितनी है दोस्तों? 33,629 रुपए। तो इसको याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य है, पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए। पीडीएफ मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे। वर्ष 2017-18 में 13.10% और 2018-19 में 13.40% बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। ठीक है, 2018-19 में कितनी हुई? 13.40%, और 2017-18 में कितनी थी? 13.10%। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर थी। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की तो वृद्धि दर कितनी चल रही थी? 5.6 के आसपास चल रही थी। तो ये उसकी तुलना में तो काफ़ी उच्च है। देश की जो जीडीपी है वो तो काफ़ी नीचे रही है ना पिछले सालों में, और इस पे काफ़ी मुद्दा भी रहा है, विपक्ष ने भी काफ़ी इस पे मुद्दा बनाया इस चीज़ को। लेकिन बिहार की स्थिति बड़ी सही रही, 13.10 और 13.40। 2018-19 में कितनी रही? 13.40%। ठीक है, 2018-19 का क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 2019-20 में तो आया ही है। ठीक है,
तो 2018-19 की इसमें आंकड़े हैं। विकास दर में वायु परिवहन का बड़ा योगदान रहा है, ये एक चीज याद रखिए कि जो हमारा विकास दर रही है बिहार की, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? वायु परिवहन का। ठीक है, तो सेवा में आता है, सेवा का योगदान सबसे ज्यादा है, और सेवा में भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है? वायु परिवहन का योगदान है। ठीक है, राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था के वास्तविक विकास में वायु परिवहन का सबसे अधिक है। कितना? 36% योगदान रहा दोस्तों। कितना रहा? 36% योगदान रहा। तो वायु परिवहन का कितना है? 36% है। अब आप याद रखिए कितना ज्यादा है। ठीक है, अन्य सेवाओं की अगर बात करें तो अन्य सेवाएं इसमें 20% थी। ठीक है, 36 जिसमें परिवहन प्लस 20 अन्य सेवाएं। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल मिला के? 56%। व्यापार और मरम्मत सेवाओं का 17.6%, पथ परिवहन का 14%, वित्तीय सेवाओं का 13.8% योगदान रहा। ठीक है, ये आप इसको योगदान को याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है इनका योगदान कि जीडीपी में किसका कितना योगदान रहा, क्वेश्चन यहीं से बनता है, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, सर्वेक्षण में ये उम्मीद जताई गई कि प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि की क्षमता से राज्य को आने वाले वर्षों में उच्च विकास दर दर्ज करने में मदद मिलेगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो सेवा क्षेत्र का योगदान ठीक है, काफी अच्छा है, मैं तो कहूँगा 50 के ऊपर है, और व्यापार और मरम्मत सेवाएं ये 17.6, पथ परिवहन 14%, वित्तीय सेवाएं 13 तो इस सेवाओं का जो योगदान है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका मिल रहा था? सबसे ज्यादा जो योगदान है वायु का है। फिर वहीं सेवाओं में 20%, कौन सी सेवाएं? अन्य सेवाएं, व्यापार और मरम्मत की सेवाएं, ये सारा सेवाओं का डेटा है। ठीक है, इसको टोटल जीडीपी मत समझिएगा, ये सारा सेवाओं का डेटा है। अब ये कह रहा है जब सेवाओं का डेटा इतना अच्छा है, सेवाओं की जब इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो सेवा कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र है। तो तृतीय क्षेत्र जब मजबूत है बिहार का, तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि एवं वानिकी एवं लट्ठ उत्पादन मानते हैं, कृषि वानिकी एवं लट्ठ उत्पादन। तो अगर उस सेवा क्षेत्र का या प्राइमरी सेक्टर का योगदान, अगर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान और ज्यादा अच्छा मिलना लगे, तो बिहार उच्च विकास दर अर्जित करेगा, ऐसा इस सर्वेक्षण में उम्मीद जताई गई है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राजकोषीय घाटे की। तो देखो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, इनसे क्वेश्चन बनता है, और आर्थिक सर्वेक्षण में इन चीजों पर अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है। तो इस वर्ष राजकोषीय घाटा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी स्टेट जीडीपी के कितना है? 2.68% है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.68% किसका? स्टेट जीडीपी का। एस जीडीपी का कितना है? 2.68% है। क्या? राजकोषीय घाटा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कितना है? 2.68% है। इस बात को आप याद रखिए, और इसे 3% से कम होना जरूरी है। तो बिहार ने कितना इसको निश्चित किया हुआ है? 3% इसको निश्चित किया हुआ है, और 3% से इसको कम भी रखा है, 2.68% रखा है। 3 से कम होना चाहिए जो नेसेसरी है, और 2.68 रखा है, तो ये इसके अंदर ही रहा है सीमा के। अब अगली बात है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 15वें वित्त आयोग ने, तो आपको पता है 15वें वित्त आयोग ने अपनी एक वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की थी 2020-21 के लिए। तो इसमें उसका जिक्र किया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो 15वें वित्त आयोग हैं, इन्होंने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उनकी अनुशंसा के अनुसार 2020-21 के लिए केंद्र के कुल वितरणीय संसाधन, आप वितरणीय संसाधन जानते हो, जितना भी केंद्र के पास आया संसाधन, उसमें केंद्र कुछ वितरणीय संसाधन रखता है, कुछ चीजों को अलग निकाल के रखता है। तो उस वितरणीय संसाधन में जो कोष है, जो वितरणीय संसाधन कोष है, उसमें जो सभी राज्यों का हिस्सा जाता है, उसमें बिहार का वर्तमान हिस्सा कितना है? वर्तमान में 9.67% माना है कि बिहार को टोटल वितरणीय संसाधन जो 100% है, उसका 9.67% जो पहले था उसको 10 से 0.06% कर दिया है। समझ में आया? नहीं आया? चलिए फिर से बताता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इन्होंने कहा कि जो 15वां वित्त आयोग है, उन्होंने 2020-21 के लिए अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है एक वर्ष के लिए, उसमें जो टोटल वितरणीय संसाधन है केंद्र का, वो पहले बिहार को जाता था 9.67%,
अब उसको बढ़ा के कर दिया है इन्होंने 10.06%, यानी 100% अगर खर्च करेंगे, 100 रुपये अगर खर्च करेंगे तो उसमें 10.06 रुपया बिहार के लिए देना होगा। ऐसा इस एक वर्ष के लिए बिहार वित्त आयोग ने माना है, तो इस बात को आर्थिक सर्वेक्षण में माना गया है। तो ये कितना है, 10.06% कर दिया, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल राजस्व प्राप्ति 1,31,793 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति कितनी है, 20,494 करोड़ रुपए है। तो आपको पता है पूंजीगत प्राप्ति हानिकारक होती है लंबे समय की अवधि के लिए, क्योंकि पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब क्या होता है, या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई या आपकी एसेट कम हो गई, ठीक है। तो ये पूंजीगत प्राप्ति कहलाता है, क्योंकि या तो आपकी देनदारी बढ़ गई, ठीक है, या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, देनदारी बढ़ गई, या आपकी जो एसेट थी, जो आपकी परिसंपत्ति थी, वो घट गई, तब आपकी पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। तो वो कितनी है, 20,494 करोड़ रुपए। और कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है, जिससे ना तो आपकी देनदारी बढ़ी, ना आपसे आपकी एसेट कम हुई, यानी सब परिसंपत्ति कम हुई। तो ये कितना है, 1,31,793 करोड़ रुपए। आप इसको याद रखिएगा डेटा को, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। मैंने सारा डेटा इंपॉर्टेंट ही उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चूज किया है बड़ा संभल के, कि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। राज्य में राजस्व व्यय 1.24897 यानी 1,24,897 करोड़ रुपए रहा। देखिए राजस्व प्राप्ति कितनी है, 1,31,00,000, राजस्व व्यय कितना है, 1,24,00,000, यानी अंदर ही है, बढ़ा नहीं है, ठीक है। ये बहुत ध्यान दिया जाता है किसी भी बजट में, आर्थिक वित्तीय विवरण या सर्वेक्षण में, कि आपने राजस्व व्यय ज्यादा तो नहीं किया, तो यहाँ राजस्व व्यय उतना ही है जितने की राजस्व प्राप्तियां और उससे कम है। कुल व्यय कितना है, 1,54,655 करोड़ रुपए रहा, ठीक है। कुल ये राजस्व व्यय था। कुछ कुल व्यय का मतलब क्या है, पूंजीगत व्यय भी तो किया होगा। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय कितना था, 1,24,897 करोड़, और कुल व्यय कितना है, 1,54,00,000, यानी 30,000 करोड़ रुपए किस में गए, वो गए पूंजीगत व्यय में या अन्य व्ययों में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष से 12.2% बढ़ी, जब इसकी राजस्व व्यय 21.7% बढ़ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2018-19 में जो राजस्व प्राप्ति हुई है वो कितनी बढ़ी है, 12.2%, जबकि राजस्व व्यय कितना बढ़ा है, 21.7%। और जो कि राजस्व व्यय अच्छा नहीं माना जाता अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि राजस्व व्यय से ना तो देनदारी कम होती है, ठीक है, ना एसेट बढ़ती है। तो ये अगर आपने नहीं पढ़े हैं, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, तो ये पढ़िए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको लगता है वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये सब चीजें जो होती हैं बोर्ड पे पढ़ाने में बड़ा सही लगता है। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ आपको इन सब चीज़ों को, ताकि आप प्रत्यक्षता देख के पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। इसीलिए मैं अभी इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाने से थोड़ा सा बच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा और बोर्ड पे फिर कभी पढ़ा भी दिया जाएगा जब समय आएगा। तो सर्वेक्षण के अनुसार बिहार को ई शासन के क्षेत्र में 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये इस बात का जिक्र किया गया है कि 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं राज्य को, और सर्वेक्षण में इसको जिक्र किया गया है क्योंकि राज्य सरकार ने सुशासन और सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिए लगातार प्रयास किया है, और राज्य सरकार के करीब सभी विभागों द्वारा ई शासन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसलिए बिहार को 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं ई शासन या ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। इस बात को आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। ई शासन के क्षेत्र में पूछ लेगा कि 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले राज्य से बिहार सरकार को, किस क्षेत्र के लिए मिले, तो ई शासन के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुए, ठीक है।
चलिए, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान महज 20% है। मैंने जो बताया आपको कि महज 20% है, लेकिन संतोषजनक ये है कि खेती से जुड़े कुटीर उद्योग धंधों के दम पर धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो रही है। तो कुटीर उद्योगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, बिहार सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो रही है। इस बात को देखते हुए हम इसे संतोषजनक कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान तौर पे अगर देखें तो ये बहुत निम्न स्तरीय प्रदर्शन है। 20% कृषि क्षेत्र का योगदान, क्योंकि कृषि क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2016-17 में 1,11,017 करोड़ रुपए, इकाई सैकड़ा माफ कीजिएगा, 11,117 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ, जो 2018-19 में बढ़कर 17,634 करोड़ तक पहुंच गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात को माना गया है कि अंडों का उत्पादन जो है वो काफी बढ़ा है। तो अंडों के उत्पादन के क्षेत्र में इसको देखा जा सकता है। आप सिर्फ इसको यही याद रखिए कि अंडों का उत्पादन बढ़ा है। अब ये संख्या तो आपसे शायद नहीं पूछेगा। मछली का उत्पादन भी बढ़ा है। 2013-14 में 4.79 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था, जो 2018-19 में बढ़ के कितना हो गया, 6.02 लाख टन तक पहुंच गया मछली का उत्पादन। तो ये आप बात याद रखिएगा, मछली का उत्पादन बढ़ा है, अंडों का उत्पादन बढ़ा है। इस बात का आर्थिक सर्वेक्षण में पूरी तरह जिक्र किया गया है, और इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, उपलब्धियों का संचित ग्रंथ है, ऐसा मान लीजिए। तो उपलब्धियां अपना बताती है सरकार, और यहाँ ये हो रहा है। ठीक है, अगली बात है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि, वानिकी एवं मत्स्य खेत 44.6%, निर्माण 17.1%, थोक एवं खुदरा व्यापार, वाहनों की मरम्मत 12.3%, निर्माण कार्य ने 9.3% कामकाजी लोगों को रोजगार दिए। तो इसमें यार रोजगार देने की बात आ रही है, तो कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत ने कितना, 44.6% रोजगार दिया। किसने? कृषि, वानिकी एवं मत्स्य खेत ने कितना दिया, टोटल 44.6। मैंने बोला कृषि में देखो कितने लोग हैं, 44.6% लोग संलग्न हैं, जबकि इसका योगदान कितना है, महज 20%। तो ये स्थिति बड़ी दुखद होती है। निर्माण क्षेत्र में कितने लोग हैं, 17.1%। ये याद रखिएगा, हो सकता है सीधा सीधा डेटा पूछ ले। थोक और खुदरा व्यापार और वाहनों की मरम्मत में कितने लोग हैं, 12.3%, और निर्माण कार्य के क्षेत्र में 9.3% लोगों को रोजगार दिए गए। ठीक है, ये इस आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया। अब वहीं महिलाओं की अगर देखें, महिला श्रमिकों को, तो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में और वानिकी मत्स्य खेत में कितना मिला है, 53.6%। ये टोटल का था, और ये महिलाओं का है। महिला कृषि इसमें कितना मिला है, 53.6%। कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत में है। शिक्षा के क्षेत्र में 25.7% रोजगार महिलाओं को मिले। ठीक है, आर्थिक सर्वे में यह जानकारी दी गई कि विगत 6 वर्षों में बिजली की मांग में 100% का इजाफा हुआ है। तो अगर इसको एकदम एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बताऊं तो ये 114% के आसपास है। ठीक है, तो हाँ देख लिए, यह 6 वर्षों में कितना, 114% की वृद्धि हुई है। ये आप याद रखिएगा सीधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार इस पॉइंट को उजागर किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। आर्थिक सर्वे में कितना, 6 वर्षों में कितना इजाफा हुआ है, जो खपत है वो बढ़ी है 143 किलोवाट के आवर से बढ़ के 2018-19 में कितना किलोवाट हो गई है, 311 किलोवाट हो गई है। तो ये याद रखिएगा, 2012-13 में जहाँ खपत थी, प्रति व्यक्ति खपत बिजली की 143 किलोवाट थी, वो अब 2018-19 में बढ़ के कितनी हो गई है, 311 किलोवाट हो गई है। और ये 6 वर्ष में बढ़ के 114% की वृद्धि हुई है। ये याद रखिएगा, बिजली की मांग में 114% की वृद्धि हुई है। इस पॉइंट को बार बार बोला गया था, बार बार जिक्र किया गया था, तो आप भी इसको याद कर लीजिए। अगली बात है कि 2020-21 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 10,102 मेगावाट हो जाने की उम्मीद है। इसमें से 6,421 मेगावाट यानी 63.6% पारंपरिक बिजली होगी, और शेष 3,621 मेगावाट गैर पारंपरिक जो है बिजली होगी। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितना है, 102 यानी 10,102 मेगावाट, जिसमें 6,421 मेगावाट
पारंपरिक है और 3621 मेगावाट जो है यानी 36.4% ये गैर पारंपरिक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 2009-10 में प्राथमिक स्कूलों में 1,39,08,000 बच्चों ने दाखिला लिया था, ठीक है। कब की बात है ये है 2009 से 10 में प्राथमिक स्कूलों में 1,39,08,000 बच्चों ने दाखिला लिया। यहीं यह संख्या 2017-18 में बढ़ के 2,35,84,000 हो गई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोगुने से थोड़ा कम मान लीजिए इसको के आसपास ये संख्या बढ़ के हो गई है, काफी वृद्धि उसमें हुई है, ठीक है। बिहार में 0 से 19 वर्ष के युवाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। 2011 में प्रदेश में युवाओं की संख्या 49.2% थी, जिसके 2041 तक 30.1 रह जाने का अनुमान है। ये मैंने एक पॉइंट अभी आपको बताया भी था कि युवा कम हो रहे हैं, तो ये आंकड़ा यहाँ पे प्रदर्शित करता है कि 0 से 19 वर्ष के जो युवा हैं उनकी संख्या लगातार बिहार में कम होती जा रही है। जो 2011 में प्रदेश में युवाओं की संख्या 49.2 थी, अब वो 2041 तक अनुमान है कि 30.1 रह जाएगी। तो ये बहुत ही कम आंकड़े हैं और बहुत ही कम इसमें देखा जा रहा है कि युवाओं की संख्या बिहार में है, जबकि भारत को कहा जाता है सबसे युवाओं का देश कहा जाता है। तो बिहार में ऐसा क्यों है, ये एक मुद्दा बड़ा सोचनीय विषय है। देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में बिहार शहरी विकास में सबसे पीछे है, तो ये बात मैंने बताई थी, शहरीकरण में सबसे पीछे है बिहार। तो ये एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1.18 करोड़ लोग शहर में रहते हैं। कितने? 1.18 करोड़ लोग शहर में रहते हैं, और ये कुल आबादी का कितना है? बिहार की कुल आबादी का कितना? 11.3% है। शहरीकरण का राष्ट्रीय औसत जहां 31.2% है, वहीं ये बिहार में महज 8.6% है शहरीकरण। यानी टोटल अगर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसका शहरीकरण देखें तो 8.6% है बिहार का, जो कि सबसे कम है। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 31.2% है। तो नगरीकरण या शहरीकरण के मामले में बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है बबुआ, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे 8.6%। चलिए, देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार चौथे नंबर पर है। ये आप याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017 में पथ घनत्व के लिहाज से 692 किलोमीटर के साथ केरल शीर्ष पर है और 689 किमी के साथ उड़ीसा दूसरे पर है। बिहार 223 किमी के साथ चौथे स्थान पर है। तो आज आपका क्वेश्चन क्या है? तीसरे पे कौन है? बताइए जरा हमको कमेंट करके कि तीसरे पे कौन है। 2-3 तो मैंने बता दिए। पहला बता दिया केरल 692, दूसरे पे बता दिया उड़ीसा 689, और बिहार है 223 किमी के साथ पे। तो बहुत गैप है। तीसरा हमको बता दीजिएगा कि कौन है, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। इस पे क्वेश्चन आंसर सेशन बनाना है कि नहीं, बताइएगा। और ऐसे ही सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बबुआ, ठीक है। और तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा।